Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12 and we were discussing up chapter number 21 cell cycle, and the topic of discussion is importance of meiosis and the meiotic errors. Meiotic errors are also be known as non-distinctions. Here we have discussed the importance of meiosis because meiosis is too much important for living organism survival. The reason is that इसी के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और ये जेनेटिक वेरिएशंस किसकी तरफ लेके जाती हैं, एवोल्यूशन की तरफ लेके जाती हैं, एंड दैट एवोल्यूशन इज मेक अस एबल टू अडेप्ट इन दिस एनवायरनमेंट. ये एवोल्यूशन ही है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम इस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो सकें. एंड यू नो दैट देयर इज इम्पॉर्टेंस, मतलब इसकी इम्पॉर्टेंस के साथ साथ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. और वो नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो इसमें मेयोटिक एरर्स हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली सिंड्रोम्स भी कह सकते हैं. तो ये सिंड्रोम्स कौन से हैं, किस तरह से हैं, इन तमाम को भी हम डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इम्पॉर्टेंस ऑफ मेयोसिस. देखिए, मेयोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी कुछ खास वजूहात हैं. तो हम देखते हैं कौन सी वजूहात हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ मेयोसिस. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो इसका इम्पॉर्टेंस का हामिल है दैट इज जेनेटिक वेरिएशंस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. दैट इज जेनेटिक वेरिएशंस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर. देखिए, इस दौरान पैकेजीन में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं. जेनेटिक वेरिएशंस मतलब हम ऐसा कह सकते हैं शफलिंग ऑफ जीन्स. शफलिंग ऑफ जीन्स, जीन्स आपस में शफल करती हैं. और ये जो शफलिंग ऑफ जीन्स है इसकी जो मेन वजह है वो क्रॉसिंग ओवर है, यानी कि दैट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर. ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा होता है. स्टूडेंट, ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये आप जानते हैं पैकेटीन के अंदर हो रही होती है. किसके अंदर होती है? पैकेटीन के अंदर होती है. पैकेटीन में इसका काम है. अब देखा ये जाए कि जो मेयोसिस है इसके अंदर और कहाँ पे वेरिएशन आती है. तो इसमें एक तो जेनेटिक वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर है, एक है शफलिंग ऑफ जीन्स ड्यूरिंग एनाफेज, यानी कि आप शफलिंग ऑफ जीन्स, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम. independent assortment of chromosomes during एनाफेज 1 में. देखिए, जो एनाफेज 1 है अगर तो उसके अंदर ये असॉर्टमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही है तो इसके अंदर भी वेरिएशंस होगी. कैसे पॉसिबल है? यू नो दैट कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेटाफेज प्लेट पे अलाइन होते हैं वो अलाइनमेंट जो होती है वो मिक्सचर होती है, रैंडम होती है, मदर फादर के मिक्सअप होता है. और वही सेपरेट होकर जब रिड्यूस होती हैं, हाफ एक साइड पर हाफ एक साइड पे जाते हैं, तो वो असॉर्टमेंट कोई ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है, वो रैंडमली होती है. सो वो रैंडम असॉर्टमेंट जो है वो उसमें पॉसिबल होती है. सो हम ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ड्यूरिंग एनाफेज ये भी जेनेटिक वेरिएशंस लाती हैं. इनकी वजह से भी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं. तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो जेनेटिक वेरिएशन का कॉज बनते हैं. अब एक और बात, ये इतने ज़्यादा डिफरेंट बना देती हैं जिनकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इन अ सेम वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की बात करें तो उस इंडिविजुअल के अंदर भी यानी कि वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल उसमें वेरिएशंस आती हैं. इवन सिबलिंग्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं. अब एक और पॉइंट भी है इसमें, वो पॉइंट ये है मेयोसिस की वजह से remain constant number of chromosomes over generation. Remain constant number of chromosomes. Chromosomes जो हैं उनमें constant number of chromosomes है over generation.
यानी कि एक जनरेशन में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वही अगली जनरेशन में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, तो यू नो दैट एक एग और दूसरा जो है वो स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं और ये दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड होती हैं, हैप्लॉइड होकर आगे जाइगोट बनाते हैं। सो अगर तो ये डिवीजन ना हो, यानी कि ये गैमेट फॉर्मेशन में रिडक्शन ना हो और इस तरह से क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते जाएं, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? कैन यू इमेजिन कि हमारी इतनी आने वाली नस्लों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? मेरे ख्याल में तो सिर्फ क्रोमोसोम ही होंगे, बाकी तो बहुत कम रह जाएगा। तो ह्यूज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे अगर ये मियोसिस ना हो, ये रिडक्शन ना हो। तो ये तीन इसकी इंपॉर्टेंस में आती हैं। चौथा आप ये भी कह सकते हैं, ड्यू टू मियोसिस, मियोसिस की वजह से दैट विल प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन है और जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से ही क्या होता है? एवोल्यूशन होती है। तो ये आप फोर्थ पॉइंट इसमें कह सकते हैं। तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है। सो उसमें आप ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी उतनी ही ज़्यादा हम कहते हैं कि वो एज सच एवोल्यूशन में रोल प्ले करने में इन्वॉल्व होगी। बाकी इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट तो ये भी जेनेटिक वेरिएशंस करती हैं, इवन ऑल द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन एंड अदर एक दूसरे से डिफरेंट है। और एक पर्टिकुलर हम कहते हैं कि एक जेनेटिक मेकअप एक इंडिविजुअल का होता है। मियोसिस होती कब है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इन एनिमल्स एंड ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन इन प्लांट्स, उस वक्त मियोसिस प्रोसीड होती है। तो मियोसिस के प्रोसीड होने का टाइम हम भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करनी है मियोटिक एरर्स कौन से हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम मियोटिक एरर की बात करते हैं, मियोटिक एरर्स, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है नॉन डिस्जंक्शन का, क्रोमोसोमल नॉन डिस्जंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। ये काम देखिए, क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन जो है, इसमें क्रोमोसोम्स की जो डिवीजन्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, वैसे तो ये जितनी भी मियोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस है, ये प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऑर्गेनाइज्ड है, सीक्वेंशियल है, एक प्रॉपर तरीके से, सीक्वेंशियल का मतलब एक तरतीब वाइज होता है, हर काम प्रॉपरली चेक होता है, मतलब उसकी फिनिशिंग जो होती है उसको देखा जाता है, क्या उसमें कोई चेंज एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा या उसमें कोई वेरिएशंस तो नहीं आ रही, इन तमाम को चेक किया जाता है। लेकिन बाज़ का सम टाइम हम कह सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से क्रोमोसोम्स होते हैं फेल्स टू सेग्रीगेट, क्रोमोसोम्स प्रॉपरली सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते। क्रोमोसोम्स जो हैं, क्रोमोसोम्स फेल्स टू सेग्रीगेट, ये प्रॉपरली सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते। जब ये प्रॉपरली सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते तो देन प्रॉब्लम होती है। एंड दैट सेग्रीगेशन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज नॉन डिस्टिंक्शन, इसको हम नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने कहा दिस अनइक्वल, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम्स की, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम जो है दैट इज नॉन एज नॉन डिस्टिंक्शन, यही नॉन डिस्टिंक्शन कहलाती है। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, ठीक है, इसी को हमने नॉन डिस्टिंक्शन का नाम दिया, कि जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं वो फेल टू सेग्रीगेट, प्रॉपरली सेग्रीगेट ही नहीं हो पाते। अब हम ज़रा इसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है, कैसे ये मियोटिक एरर नॉन डिस्टिंक्शन जो है वो प्रोसीड होती हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने देखना ये है कि एक सेल है, इस सेल से आगे दो सेल्स बनते हैं, इन दो सेल्स से आगे फिर टोटल जो हैं वो 4 सेल्स डेवलप हुए। सेम यहाँ पे भी एक सेल है, इससे आगे 2 सेल्स डेवलप होंगे, इन 2 सेल से आगे 4 सेल्स डेवलप होते हैं।
तो सेम यहाँ पे हमने कहा कि एक फेज हम इस तरफ डिस्कस कर लेते हैं, ये इस तरह से सेल्स अपने आप को डिवाइड करवा रही हैं। अब अपने पॉइंट ऑफ नॉन डिस्जंक्शन देखना है। ये जो है ये पहले ही जो होगी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस वन डिवीजन, दैट विल बी नोन एज meiosis 1 एंड दैट विल बी meiosis 2। meiosis 2 होगी। यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 4 क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, 4 यहाँ पे, यानी कि एक, चलें 2 की बात कर लेते हैं फॉर जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स हैं। अब इनमें से होना ऐसे चाहिए कि एक साइड पे और इसका जो साथ वाला क्रोमोसोम है वो इस साइड पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम एक साइड पे आ जाते हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम एक साइड पे आएंगे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ नॉन डिस्टिंक्शन। अब ये जो गैमेट्स बनेंगे दीज आर नलू गैमेट्स। नलू गैमेट्स हम मेंशन करते हैं n-1, दैट इज ऑल्सो n-1। ये नलू गैमेट्स, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो मिस्टेकनली आ जाएगा। जब इसकी डिवीजन होगी तो इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। जब इसमें क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा आ जाएगा तो इसमें हम कह सकते हैं n+1 n+1, ये n+1 n+1 हो जाएगा। तो 1 एज अ होल क्रोमोसोम इज बीइंग एडेड इन इट, एक पूरे का पूरा क्रोमोसोम इसमें ऐड हो गया। ये था meiosis 1 के ऊपर नॉन डिस्ट्रक्शन। इट कैन ऑल्सो बी एट meiosis 2, ये meiosis 2 पर भी नॉन डिस्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं इसमें एक क्रोमोसोम इस तरफ, दूसरा क्रोमोसोम इस तरफ। अब होता यह है, ये तो नॉर्मल बन गए। अब इसमें भी सेपरेशन होनी चाहिए थी, लेकिन सेपरेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ पर एक जो है क्रोमोसोम्स खाली हो जाता है और एक में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। ये हम वही कहेंगे n-1 एंड दैट इज n+1 एंड दीज आर n, दिस इज n। देखें इतने गैमेट्स बने हैं, इन गैमेट्स में से ये जो गैमेट्स हम यहाँ पे कह रहे होते हैं दीज आर गैमेट्स, ये जो गैमेट्स हैं दीज आर एबनॉर्मल गैमेट्स। ये हमने बात की है, ये कैसे हैं, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। सिर्फ ये भी जो हैं ये भी एबनॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं। ये 2 गैमेट्स ऐसे हैं जो कैसे बने हैं, नॉर्मल बने हैं। अब इसका जो पॉइंट ऑफ नॉन डिस्टिंक्शन है वो ये है। देखिए स्टूडेंट, अब जब एक इंक्रीज यानी कि 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हम एक एक्स्ट्रा ट्राइसोमी हो सकती है। जब उसमें एक कम हो जाएगा तो उसमें हम कह सकते हैं नलीसोमी हो सकती है। जब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है या फिर एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। डिफरेंट तरह के सिंड्रोम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ये जो सिंड्रोम्स हैं इनकी वजह से डेथ, अबॉर्शन और बहुत सी मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। There is a number of examples we have related to the meiotic error non-distinctions in the form of syndromes we will discuss in the next lecture. Students, we have discussed the importance of meiosis, in which we have studied about genetic variations, and that genetic variations leads to evolution, and the evolution make us able to live in this environment and make us adaptable in this environment. यानी कि different adaptations generate हो रही हैं, develop हो रही हैं, that is due to the evolution. और ये evolution जो है ये genetic variations की वजह से ही आ रही है। हमारी बॉडी में इस इन्वायरमेंट में जो डिज़ास्टर्स हैं उनको रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी है वो इस जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से है। हम जो डिफरेंट पैथोजेंस को रेजिस्ट कर लेते हैं दैट इज़ ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशंस। सो जेनेटिक वेरिएशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। इसके साथ साथ हमने ये बात भी देखी कि क्रोमोसोम्स नंबर्स जो हैं वो सेम हैं। क्रोमोसोम्स नंबर
जनरेशन ओवर जनरेशन सिमिलर चल रहे हैं, यानी कि मुझ में 46 हैं तो आगे ऑफस्प्रिंग्स में भी 46, इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में भी 46। अगर मियोसिस ना हो, क्रोमोसोम्स डबल होते जाएं, कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन? तो बहुत से मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टूडेंट, जब हम ये बात करते हैं कि इतनी इसकी इम्पॉर्टेंस है, जेनेटिक वेरिएशन है, इसमें क्रोमोसोम्स नंबर्स आ रहे हैं, रैंडम असॉर्टमेंट है क्रोमोसोम्स की, तो क्या इसमें कोई एरर भी है? बिल्कुल, वी हैव स्टडीड, इसमें नॉन डिस्टिंक्शन पॉसिबल है। एंड यू नो दैट इसमें दो तरह के क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, एक ऑटोसोमल और दूसरे कौन से हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोमल में अगर नॉन डिस्टिंक्शन आता है तो वो भी सिंड्रोम की तरफ जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम्स में नॉन डिस्टिंक्शन होती है तो वो भी एक सिंड्रोम की तरफ जाएगी। दोनों में पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों में चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंट मल्टीपल सिंड्रोम्स जो कि नॉन डिस्टिंक्शन की वजह से हो सकते हैं। आपकी बुक पे एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में इसको मेंशन किया गया है। देखिए, सिंड्रोम्स में एनलिस्ट किया जाए तो सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर सेक्स मेल और फीमेल भी हो सकता है। इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी होती है। तो ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन हम इसे कहते हैं। एबॉर्शन होने के चांसेस 1/40 हैं। इसमें बर्थ होने के चांसेस 1/700 हैं। स्टूडेंट, सेकंड जो लिखा हुआ है वो पटाव सिंड्रोम है। पटाव सिंड्रोम में भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। इसमें भी जो एबॉर्शन के चांसेस हैं 1/33 हैं। अब देखिए, इसमें जो बर्थ रेट है 1/15,000 जिसका बर्थ रेट हो सकता है, सेम एज इट इज। नेक्स्ट हम बात करें तो एडवर्ड सिंड्रोम है, ये भी मेल और फीमेल हो सकता है। जब एडवर्ड सिंड्रोम भी मेल और फीमेल हो सकता है तो इट मीन टू से इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन। अब ये जो ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है ये है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18 की ट्राइसोमी आती है। इसमें जो अबॉर्शन के चांसेस हैं 1/200 और जो बर्थ के चांसेस है 1/6000 जो हैं वो बर्थ के चांसेस हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें सेक्स फीमेल हो गए और इसमें क्रोमोसोम जो है वो X0 यानी कि Y क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होगा। बर्थ के एबॉर्शन के चांसेस 1/18 हैं और जो बर्थ है वो इसमें हम कह सकते हैं 1/6000 इसके चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेटा फीमेल्स। स्टूडेंट्स, मेटा फीमेल्स ये फीमेल ही सेक्स होगा इनका, और इसमें ऐसा होता है कि एक्स क्रोमोसोम्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, 3x या फिर 4x या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एबॉर्शन के चांसेस 0 हैं और बर्थ रेट जो है 1/1500 हो सकता है। सेम एज इज क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, इसमें मेल होगा क्योंकि इसमें Y क्रोमोसोम एग्जिस्ट करता है और ये XXY है या फिर XXXY है। तो इसमें जो एबॉर्शन के चांसेस हैं वो भी 0 हैं और इसकी जो बर्थ रेट है 1/1500 इसकी भी बर्थ रेट हो सकती है। स्टूडेंट, लास्ट पे है जैकॉब सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इसमें देखा जाए तो मेल होगा XYY है और इसके एबॉर्शन रेट का नो आइडिया, क्वेश्चन मार्क है, जबकि इसके बर्थ रेट जो है वो 1/1000 जो है वो पॉसिबल है। स्टूडेंट, ज़रूरी है कि मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर चांसेस होते हैं, तकरीबन कोई 80 to 90% चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर इसमें से MCQ लेता है। सो इसमें से MCQ आ सकता है। इनमें से चंद एक ऐसे हैं लाइक दैट मोंगलिज्म, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम है और इस तरह से टर्नर सिंड्रोम है। इनको हम फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और इनके सिम्टम्स किस तरह से कैसे होता है, इन सब को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।